Good morning to dear taxpayers and viewers and students. Today we are going to discuss on the topic of GST e-invoice public IRN systems. So before going to that, welcome to dear taxpayers and students and viewers. We are going to cover GST e-invoice IRN systems and some frequently asked questions. What is e-invoicing? How is e-invoicing different from present systems? Who has to issue e-invoicing? What are the criteria? Where to upload? How to upload? How to get the QR code on the invoices? About these all things we are going to discuss in this video. Dear taxpayers, it is very important video. Kindly listen carefully. E-invoicing concept has been already introduced in the GST, but due to some technical reason, it was late. But from 1st October 2020, these schemes government wanted to implement in the entire country. So, dear my friends, now we are going to see one by one question, some frequently questions regarding the GST e-invoices we will discuss here. Dear taxpayers, हम लोग यहाँ पर ई इनवाइसिंग की जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन है या सवाल है उसी के ऊपर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और डिस्कस करने जाएंगे इस वीडियो में. व्हाट इज ई इनवाइसिंग? व्हाट इज ई इनवाइसिंग? ई इनवाइसिंग क्या है? क्या ई इनवाइसिंग हमारी प्रेजेंट जो सिस्टम हम चला रहे हैं, मीन्स हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर का पैकेज है, जो पैकेज हम चला रहे हैं, क्या उसके अलावा है या हमें गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर ये इनवाइसिंग करना है? कैसे करना है? क्या क्या सवाल हो सकते हैं? जनरल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. तो हम उसी एक एक सवाल को लेकर डिस्कशन करते हैं यहाँ पर. तो एक एक सवाल से हम शुरुआत करते हैं. व्हाट इज ई इनवाइसिंग? एज पर रूल 48 सब रूल 4 of CGST rules, notified class of registered person had to prepare invoice by uploading specified particulars of invoice in form GST INV01 on invoice registration portal and obtain invoice reference number. इस बात से हमें ये पता चल रहा है कि हमें जो नोटिफाइड टैक्स पेयर जो है और जो नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो हमारे अपने जो इनवाइसेस है अपलोड करेगा. कहाँ अपलोड करेगा? IRP में. IRP यानी इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे. और वहां पर इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर इनवाइसेस को अपलोड करने के बाद वहीं से वो IRN मतलब इनवाइस रेफरेंस नंबर ऑब्टेन करेगा.
ठीक है। तो ये है एक प्राइमरी कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल एंड स्मूथ प्रोसेस है। आईआरपी जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हमारे सॉफ्टवेयर से जेएसएन फाइल में कन्वर्ट करके हमें उस पोर्टल में हमें चढ़ाना है, और कुछ ही टाइम के बाद हमें वहाँ से इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा, और वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर हमें एम्बेडेड होगा क्यूआर कोड में, है ना। तो आफ्टर फॉलोइंग अबो इनवॉइसिंग प्रोसेस, the invoice copy containing inter alia the IRN invoice reference number with QR code issued by notified supplier to buyer is commonly refers to as a e-invoice in GST। ठीक है, क्या है कि हम हमारे इनवाइसेस को जेएसएन फाइल में कन्वर्ट करने के बाद हम आईआरपी पे हम उसको अपलोड करेंगे, और वहां से आईआरपी पे अपलोड करने के बाद वहां से हमें क्या मिलेगा, आईआरएन मिलेगा, और वो आईआरएन क्यूआर कोड में अफिक्स रहेगा, उसमें इंक्लूड रहेगा, वो हमें हमारे इनवाइस के ऊपर उसको प्रिंट करना होगा। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड ई इनवाइस स्कीम INV01, ई इनवाइसिंग फैसिलिटेट exchange of the invoice document, structured invoice data between supplier and buyer in an integrated electronic formats। Please note that e-invoice in e-invoicing doesn't mean generation of invoice by government portal। अब कुछ लोगों को ये भी एक सवाल हो सकता है कि क्या हमें जो इनवाइसेस बनाना है वो इनवाइसेस क्या हमें गवर्नमेंट पोर्टल से बनाना होगा, या कोई गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल हम जो आज तक करते आ रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग इनवाइस बनाते आ रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर में हमें इनवाइसेस बनाना है, उसी को हमको एक्सेल में से उसी में से हमको जेएसएन फाइल में उस डिटेल को हमें कन्वर्ट करना है, और उसी को हमको इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, है ना, आईआरपी में अपलोड करना है। वहाँ अपलोड करने के बाद कुछ ही समय के बाद हमें वहाँ से इनवाइस रेफरेंस नंबर यानी आईआरएन नंबर ऑब्टेन होगा, और वही नंबर हमें इनवाइस के ऊपर प्रिंट करना होगा, यानी इनवाइस के ऊपर वो क्यूआर कोड में प्रिंट होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं, हाउ इज ई इनवाइसिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट सिस्टम। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि देर इज नो मच डिफरेंस इन डिट। हम जिस सॉफ्टवेयर में आज तक काम करते आ रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर में हमें काम करना है, उसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर में काम नहीं करना है। केवल इतना ही डिफरेंस है कि हम लोग उस फाइल को जो वर्किंग इनवाइस की डिटेल हमने जो बनाई है उस डिटेल को हमको जेएसएन फाइल में कन्वर्ट करके उसको आईआरएन में उसको अपलोड करना है, और वहाँ से हमें आईआरपी में अपलोड करना है, और वहाँ से हमें आईआरएन ऑब्टेन करना है। ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन विल कंटिन्यू टू क्रिएट देयर जीएसटी इनवॉइसेस ऑन देयर ओन अकाउंटिंग billing ERP system। These invoices will now be reported to invoice registration portal। On reporting, IRP return the e-invoices with unique invoice reference number IRN after digitally signing the e-invoice and adding QR code. Then the invoice can be issued to receiver along with QR code। A GST invoice will be valid only with a valid IRN। क्या, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, हमें सबसे पहले किस पे डालना है, इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हमें हमारे इनवाइसेस अपलोड करना है। वहां से अपलोड करने के बाद हमें वहां से क्या मिलेगा, इनवाइस रेफरेंस नंबर डिजिटली साइन, है ना, डिजिटली साइन इनवाइस मिलेगा। उसमें
क्यूआर कोड ऐड होगा और उसी का प्रिंट आउट या उसी को हमको रिसीवर को इशू करना है। जीएसटी इनवॉइस विल बी वैलिड ओनली विद अ वैलिड आईआरएन। ठीक है। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच बिजनेस ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी। अब देखो, दो एक चीज ध्यान रखना है, जितने भी छोटे छोटे वेंडर्स है या कस्टमर्स है या असेसी है या कंपनी है जिसका पैन बेस्ड टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे है, उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। जिसका 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है उन्हीं असेसी या बिजनेसेस को ये केवल मैंडेटरी है। और ये सोनली पैन बेस्ड है ये सोनली पैन बेस्ड है, इसमें जीएसटीआईएन बेस्ड नहीं है। अगर मान लो एक ही पैन है और अलग अलग टेरिटरी, एक पैन में अलग अलग स्टेट वाइज जीएसटीआईएन है, जैसे मान लो एबीसीडी एक कंपनी है, इसके 5 रजिस्ट्रेशन है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, और सभी का मिलके हर एक स्टेट में 100 करोड़ उनका टर्नओवर है। ठीक है। तो ये न माने कि हमारा महाराष्ट्र में 100 करोड़ है तो हम लोग हमारे लिए ये ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है, पर ये ऐसा नहीं है। जितने भी हमारे पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, हमारे पैन का जितना भी टर्न ओवर मीन्स मोर देन 500 करोड़ अगर है तो हमें ई इनवॉइसिंग इशू करना इज द मैंडेटरी। ठीक है। अब दूसरा सवाल, फ्रॉम विच डेट ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी फॉर द नोटिफाइड क्लासेस ऑफ टैक्स पेयर। एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन, e-invoice will be mandatory with effect from 1st October 2020 for notified classes of registered person. Those having aggregate annual turnover at a PAN level more than 500 crores. जैसे कि मैंने बताया कि जिस जो भी एसएससी है या जो भी बिजनेसेस है, जो भी कंपनी है जिनका टर्नओवर पैन बेस है 500 करोड़ से ज़्यादा है, उन्हीं बिजनेसेस को ई इनवॉइसिंग इशू करना मैंडेटरी है और ये स्कीम 1 अक्टूबर 2020 से लागू है। ठीक है। तो व्हाट आर द लीगल प्रोविजन गवर्नेंस इन ई इनवॉइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लीगल प्रोविजन गवर्निंग ई इनवॉइस। सम नोटिफिकेशंस है, मैं यहाँ पे केवल नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन नंबर ही मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि उसके की कंटेंट में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारा टाइम इसमें चला जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये नोटिफिकेशन को हम दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 देखेंगे। नोटिफिकेशन नंबर सेंट्रल टैक्स में आता है 68/2019 डेटेड 13/12/2019, 69, 70 है ना। तो ये सारे नोटिफिकेशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जाकर इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम दूसरा सवाल लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइस फॉर बिजनेसेस। क्या एडवांटेजेस है ई इनवॉइसेस के, ये हमें यहाँ देखना है। ई इनवॉइस हैज मेनी एडवांटेजेस फॉर बिजनेसेस सच एज ऑटो रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस इनटू जीएसटी रिटर्न, ऑटो जनरेशन ऑफ ई-वे बिल वेयर required. E-invoice will also facilitate standardization and operability, leading to reduction of disputes among transacting parties, improve payment cycles, reduction of processing cost, and thereby greatly improving overall business efficiency. शॉर्टली हम ये कह सकते हैं इसका जो मेन एडवांटेज जो है, सबसे मेन, वो है ऑटो रिपोर्टिंग इनवॉइसेस इनटू जीएसटी रिटर्न। इससे ऑटो रिपोर्टिंग हो जाएगा जीएसटी रिटर्न में, जीएसटी पोर्टल में। ठीक है। वहाँ से आपका ई-वे बिल भी बन पाएगा और सबसे बढ़िया है कि इसके ओवरऑल बिजनेस की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो दूसरा सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
what businesses need to do to be e-invoices ready? बिजनेसेस को क्या करना चाहिए ई इन्वाइसेस के लिए? कुछ नहीं करना चाहिए, जो वो आज तक इन्वाइसेस इशू करते आ रहे हैं वो करते रहना है. नेसेसरी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ इनवाइसिंग रिक्वायरमेंट to enable reporting of invoices to IRP, invoice registration portal and obtain IRN will be made by ERP, accounting and billing software providers in their respective software, and they need to get the updated version having this facility. Next question है, is an invoice, credit note, debit note required to be reported to IRP by notified person valid without IRN? As per Rule 48, Sub Rule 4, notified person has to prepare invoice by uploading specified particular in form GST INV on invoice registration portal and after obtaining invoice reference number. As per Rule 48, Sub Rule 5, any invoice is issued by notified person in any manner other than the manner specified in Rule 48, Sub Rule 4. The same shall not be treated as a invoices. So the document issued by notified person become legally valid only with the IRNs. अभी ये बात इम्पोर्टेंट है कि डेबिट नोट रहो, क्रेडिट नोट रहो या इनवाइसेस रहो, ठीक है, ये सारे के सारे जो नोटिफाइड पर्सन जो है वो मैंडेटरीली ई इनवाइसिंग इशू करना चाहिए, ठीक है, और द डॉक्यूमेंट इशूड बाय नोटिफाइड पर्सन बिकम लीगली वैलिड ओनली विद एन IRN, इनवाइस रेफरेंस नंबर. डी इनवाइस एप्लीकेबिलिटी, इसमें क्या है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटली कवर्ड अंडर ई इनवाइसिंग? कौन सा डॉक्यूमेंट है? इनवाइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, ठीक है. When issued by notified class of taxpayer to registered person means B2B or for the purposes of export are currently covered under e-invoices. दो चीजें हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए जो इनवाइसेस इशू हो रहे हैं और B2B जिसका पैन बेस्ड टर्न वो 500 करोड़ से ज्यादा है, उन्हीं लोगों के लिए है. दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट आर कवर्ड फॉर ईज ऑफ रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. The system is referred as e-invoices, ठीक है. What supply are presently covered under e-invoicing? कौन से सप्लाई इसमें कवर्ड है, ये बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, है ना, सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स B2B ट्रांजेक्शन एंड सप्लाई टू SEZ with or without payment, export with or without payment, deemed export by notified class of taxpayer are currently covered under e-invoices, ठीक है. दूसरा सवाल, B2C business to consumer supply can also be reported by notified person? No. क्या बोला है, देखो ध्यान से सुनना, B2C business to consumer supply can also be reported by notified person? Answer is no. Reporting B2C invoice by notified person is not applicable allowed currently. However, they will be brought under invoice in next phase, ठीक है. तो आज के डेट में जो 1 अक्टूबर से जो लागू होने जा रहा है, इसमें B2C जो भी इनवाइसेस इशू करती है, इवन दो मोर देन 500 करोड़ से ज्यादा भी टर्नओवर है, तो B2C वाले इनवाइसेस में हमें ई इनवाइस इशू करने की जरूरत नहीं है. What is applicability of ई इनवाइसेस फॉर import transaction? What is applicability of ई इनवाइसेस फॉर import transaction? E-invoicing is not applicable for import bills of entry. सिंपल सी बात है, E-invoice is not applicable to import bill of entry. Which entity sectors are exempted from the e-invoicing mandate? सबसे important सवाल है, which entity या sectors are exempted from the e-invoicing mandate?
कौन से सेक्टर्स हैं? जैसे एसीजेड मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है। उसके बाद बोला गया है जीटीए मीन्स गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाई सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन गुड्स कैरीज, supplier of passenger transporter service, suppliers of services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens। ठीक है। दूसरा सवाल है द एग्जेम्पशन फ्रॉम ई इनवाइसिंग with respect to nature of supply transaction or with respect to the entity, is it for entity? Do SEZ developer need to issue invoices? Do SEZ developers needs to issue e-invoices? Yeah, correct. Yes. If they have specified turnover and fulfilling other condition of notification in terms of notification, central tax 61/2020 dated 30 July 2020 only SEZ unit are exempted from issuing e-invoices। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आर फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन, आर फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन exempt from invoicing? Yes, as per foreign trade policy, as per foreign trade policy, free trade and warehousing zone are only the special category of special economic zones with focus on trading and warehousing। Next question, is e-invoicing applicable for supply for notified person to SEZs? E-invoicing applicable for supply by notified person to SEZs? Yes, e-invoicing is applicable for supply by notified person to SEZs। In terms of notification, central tax 61/2020 dated 30 July 2020 only SEZ unit are exempted from issuing e-invoices। There is a SEZ unit and a regular DTA unit under same legal entity having same PAN. The aggregate total turnover of the legal entity is more than 500 crores. Considering both GST and, however, the turnover of DTA unit is the below 100 crores for financial year 1920. In this scenario, as SEZ unit is exempted from e-invoicing, whether e-invoicing will be applicable to DTA units? या क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है कि एक ही GSTN है, सॉरी दो GSTN है या अलग अलग GSTN है पर पैन एक ही है, एक यूनिट SEZ में है और एक यूनिट DTA है। ठीक है। दोनों का मिलाकर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है और DTA का 100 करोड़ से भी नीचे है। तो क्या इस केस में हमें ई इनवाइसिंग इशू करना मैंडेटरी है क्या? तो आंसर है यस, बिकॉज द aggregate turnover of legal entity in this case is greater than 500 crore। The eligibility is based on aggregate annual turnover on the common PAN numbers। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल is invoicing applicable to invoice issued by input service distributor? input service distributor invoicing ISD को लागू है क्या? आंसर है नो। Whether e-invoicing is applicable for supply involving reverse charge? Whether e-invoicing is applicable for supply involving reverse charges if invoice issued by notified person is in respect of supply made by him but attracting reverse charges under section 9 subsection 3 invoice is applicable। For example, a taxpayer say goods transport agency or firm of advocate having aggregate turnover in financial year is more than 500 crores is supplying services to company who will be discharging tax liability as a recipient under RCM. Such invoices have to be reported by the notified person to IRP।
invoice registration portal. On other hand, where supply are received by notified person from an unregistered person, attracting reverse charges under section 9 subsection 4 or second, though imports of services e-invoicing doesn't arise, not applicable. Next question: how to know particular supplier is supported to issue supposed to issue e-invoice? For example, invoice along with IRN या QR कोड. क्या सवाल क्या है? How to know particular supplier is supposed to issue invoice along with IRN or QR code on fulfillment of prescribed condition. On fulfillment of a prescribed condition, the obligation to issue invoice in term of Rule 48 sub Rule 4. Reporting invoices detailed to IRP, obtaining IRN and issuing invoices with QR code lies with concerned taxpayer. सिंपली कहा गया है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी टैक्स पेयर है, जो टैक्स इनवॉइस इशू करता है, जिसका 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, उसी एसएससी की या बिजनेस की पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है कि वो IRN ऑब्टेन करे और उसके बाद ही ये इनवॉइस इशू करे. However, as a facilitation measure, taxpayer who had crossed the prescribed turnover in a financial year from 17-18 onwards have been unable to report invoices to IRP. Note that this list has been prepared based on the turnover of GSTR 3B as reported by GST to GST system. This is not the final one. In case a taxpayer has had aggregate turnover in any financial year since introduction of GST, is mandated to report e-invoice IRP. ठीक है. One can search the status of enablement of GSTN on e-invoice portal. e-invoice portal का नाम क्या है? https://e-invoice1.gst.gov.in. उसमें जाके सर्च करो e-invoice स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर. ठीक है, तो यहाँ पता चल जाएगा. मतलब सामने वाली पार्टी ई-इनवॉइस इशू किया या नहीं किया, उसका स्टेटस अगर हमें चेक करना है तो https://e-invoice1.gst.gov.in ई-इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर पे जाके इसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं. दिस इंफॉर्मेशन विल बी इवेंचुअली मेड अवेलेबल. सर्च टैक्स पेयर, नो योर सप्लायर सेक्शन ऑन जीएसटी पोर्टल आल्सो. ठीक है. So, in case any registered person is required to prepare invoice in terms of Rule 48 sub Rule 4, but not enabled on the portal, he may request for enablement on portal registration invoice enablement. In case any registered person who doesn't have the requirement to prepare invoice in terms of Rule 48 sub Rule 4, but still enabled on the invoice portal, the same may also be brought to the notice at support.einb.api@gov.in so that necessary action can be taken. ठीक है. E-invoicing reporting to IRP. What is an e-invoice registration portal? अब ये क्या है, ये चीज हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. What is an invoice registration portal? Invoice registration portal is a website for uploading reporting of invoices by the notified person. Wide notification number 69/2019 Central Tax dated 13 December 2019. 10 portal were notified for the purposes of preparation of invoices in terms of Rule 48 sub Rule 4. ठीक है. तो according to this notification, 10 portals were notified by the government for the preparation of the invoices in terms of Rule 48 sub Rule 4. ठीक है. The first invoice registration portal, invoice registration portal IRP is already active. Trial portal active since 6th January 2020 and can access at a
e-invoice1.gst.gov.in. Other portal will be made available in due course. दूसरा सवाल है, is an is e-invoicing voluntary? Can entity with aggregate turnover greater greater than 500 crore also report invoices to IRP if they wish to do? अगर जिस is e-invoicing voluntary, can entity with aggregate turnover less than 500 crore also report invoice to IRP if they wish to do so? क्या 500 करोड़ से नीचे जिन बिजनेसेस का या जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से नीचे है, क्या उनके लिए ऑप्शनल है कि वो वॉलंटरीली इनवॉइसिंग रिपोर्टिंग करें? नो, प्रेजेंटली ऐसा प्रोविजन नहीं है ना. इज देयर एनी टाइम विंडो विद इन विच आई नीड टू रिपोर्ट एन इनवॉइस टू IRP? Is there any time window within which I need to report an invoice to IRP? Is there any validation to effect that document date in the payload to IRP has to be within specified time window for reporting to IRP generation of IRN? No, such validation is kept presently. Next question, is the signature DSC of supplier mandatory while reporting invoice to IRP? आंसर है नो, अभी प्रेजेंटली हमें DSC की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन e-commerce operator generate invoices on behalf of the seller on their platform? Can e-commerce operator generate e-invoices on behalf of the seller on their platform? Yes, if a supplier selling through e-commerce entity or otherwise notified person and supposed to report invoices under Rule 48 sub Rule 4. For more detail, please see the detailed documents. What do I need to generate an invoices? What do I need to generate an e-invoice? A system or utility to report invoice detail in JSON format to IRP and to receive signed invoice in JSON format from portal. सिंपली हमने इस बात पे डिस्कशन किया हुआ है कि हमें क्या करना है, सिस्टम से हमें रिपोर्ट इनवॉइस का रिपोर्ट डिटेल जेसन फॉर्मेट में IRP पे अपलोड करना है. वहाँ से हमको IRP से हमको IRN का IRN ऑब्टेन होगा GSTN JSON फॉर्मेट में, और वही JSON फॉर्मेट को हम PDF में कन्वर्ट करके प्रिंट दे सकते हैं. Whether any tool is provided to report invoices to IRP? Yes, for entity not having their own ERP or software solution, they can use the free offline utility bulk generation tools downloadable from e-invoice portal. Through this, invoice data can be easily reported to IRP and obtain IRN signed invoices. इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि जिन कंपनियों के पास अपना खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई सिस्टम्स नहीं है, मतलब ERP नहीं है, तो उन लोगों के लिए IRP पे अपलोड करने के लिए भी सुविधा दी गई है. What are the various mode for generation of e-invoices? Multiple mode available so that taxpayer can use the best mode based on his or needs. जैसे API बेस्ड इंटीग्रेशन विद टैक्सपेयर सिस्टम डायरेक्टली है, दूसरा है API बेस्ड इंटीग्रेशन विद टैक्सपेयर सिस्टम थ्रू GSP/ASP है, और तीसरा फ्री ऑफलाइन यूटिलिटी और बल्क जनरेशन टूल डाउनलोडेबल फ्रॉम IRP है. वेब बेस्ड मोबाइल ऐप बेस्ड मोड विल आल्सो बी प्रोवाइडेड इन अ फ्यूचर. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन, कैन IRN be generated by supplier directly? Answer is no. The seller will not be able to create IRN, है ना. This will only be written by the IRP portal. Will it be possible for bulk uploading of invoices to IRP? Yeah, correct. सबका सवाल हो सकता है, क्या हम बल्क में इनवाइसेस अपलोड कर सकते हैं IRP पे? आंसर है करेक्ट या यस. Is it possible the offline utility या bulk generation tool serve this purpose?
है ना. As many businesses will be reporting invoices, will there be any delay in generation of IRN by IRP? Can portal take that much load? As many businesses will be reporting invoices, will there be any delay in generation of IRN by IRP? Can portal take that much load? IRP is only a pass-through validation portal. Certain key field will be validated on IRP, so IRN will be generated in sub 200 millisecond duration. The server capacity is robust enough to handle simultaneous uploads. Further, multiple IRP will be made available to distribute the load of invoices registration. The IRPs are dedicated portal other than the regular GST common portal used for filing registration application, uh, filing return, making payments. ठीक है. Will IRP store archive e-invoices? Will IRP store archive e-invoices? No, IRP will only be pass-through portal which perform prescribed validation on invoice data and generates IRN. It will not store or archive e-invoices data. Next question है, what I need to enter invoices detail on government website and obtain IRN? What I need to enter invoices detail on government website and obtain IRN. In invoice scenario, what is primarily envisaged is machine to machine exchange of invoices data, mainly between taxpayer system and IRP. Use offline tool to enter data and create JSON file to be uploaded on the IRP. If you are not using ERP or accounting or billing software and have very few invoices to report, soon mobile app based tool will be made available for further for such a taxpayer. In case Next question, in case of breakdown of internet connectivity in uh, certain areas, will there be any relaxation in requirement to obtain IRN? Localized mechanism to provide relaxation in such contingent situation will be notified. ठीक है. E-invoice schema or contents. What is e-invoice schema? Schema simply means structured templates or format. E-invoice schema is the standard format for electronic invoice. It is notified as a form GST INV 1. Next question, why is an e-invoice standard या schema required? Presently, businesses are preparing generating invoices in their own respective ERP, accounting, billing software. All these software have their own format of storing the data of the invoices. Thus, the e-invoice generated by one system is not understood by the other, thereby necessitating data entry efforts and consequent error and reconciliation problem. Schema acts as uniform standard for ERP or billings accounting software providers to build utility in their solution package to prepare e-invoices in notified standard, thereby ensuring e-invoice generated by an ERP accounting and billing software is currently understood by another ERP accounting software. This is also required for the ensuring uniformity in reporting the IRP. Schema ensures e-invoice is the machine readable and interoperable. For example, the invoice format can be readily picked up, read, understood, and further processed by different systems like Oracle, Tally, SAP,
etc. What is the base of e-invoice schema? E-invoice schema is based on PayPal, PEPPOL, PayPal Universal Business Language (UBL) with certain customization to cater to Indian business practice and legal requirement. ठीक है. और नेक्स्ट सवाल है, will there be different invoice scheme for different sector, business, etc., or traders, or manufacturers, or service providers, or professionals? No. E-invoice schema is a single standard applicable to all business in country. Many optional fields are available in the scheme to cater to the requirement of specific business and practice followed by industry and trade India. ठीक है. What is the file format in which invoice has to be reported to IRP? Invoice detail in prescribed schema INV01 had to be reported to IRP in JSON format. JSON standard stand for JSON stand for JavaScript Object Notation. JavaScript Object Notation. It can be thought of an common language for system machine to communicate between each other and exchange data. As the ERP or accounting software will generate it, taxpayer need not worry about it. This format is also used in GST system for reporting all data for GST system. So, dear my taxpayers, dear taxpayers, I would like to stop here. In next video, I will discuss further on some frequently asked question. So dear my friends, if you like this video, please subscribe my channels and like my video. Okay, thank you.